नमस्कार, मैं नितिन राजपूत आज आपके सामने अपनी किताब द फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटजी ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। इस श्रृंखला में यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एडिशन के साथ। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा सेक्शन है, उस सेक्शन का टाइटल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बुक, यानी इस किताब को लिखने का उद्देश्य। इस किताब को लिखने का जो पहला उद्देश्य है कि कैंडिडेट को सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा तरीका दिया जाए जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, जो ऑर्गेनाइजेशन इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करती है, उसकी डिमांड्स के साथ जिसका मेल हो। अक्सर स्टूडेंट्स जब इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेने जाते हैं तो जो सबसे पहली बातें उनको बताई जाती हैं कि एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। पहला स्टेज प्रीलिम, सेकंड स्टेज मेंस रिटन एग्ज़ाम, थर्ड स्टेज इंटरव्यू। प्रीलिम्स में GS1 पेपर 1, दूसरे GS2 को CSET बोलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरीके से केवल ये जानकारी देकर कैंडिडेट की काउंसलिंग कर दी जाती है। आप जाएंगे किसी कोचिंग सेंटर में आपकी काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति भी बैठे होंगे जिनका सिविल सर्विस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं। कोई रिसेप्शनिस्ट हायर कर ली जाएगी, वो रिसेप्शनिस्ट आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बता देगी रटा रटाया, और केवल ऐसी जानकारी लेकर जो कि अवेलेबल है। आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आता है हर साल, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल पे जाकर टाइप कीजिए CSC 2021 नोटिफिकेशन, आपके सामने PDF आ जाएगा। तो ये जानकारी जो बड़ी प्राइमरी जानकारी है, ये जानकारी हम भी आपको देंगे आगे बड़े विस्तार से। किताब में ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे कहने का मकसद ये है कि जानकार वो जो केवल ये जान लेना कि सवाल किस सब्जेक्ट से आते हैं, ये काफ़ी नहीं है। केवल ये जान लेना कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है और मेन सब्जेक्टिव होता है, ये काफ़ी नहीं है। उसके पीछे उसकी अप्रोच में क्या बदलाव आ जाता है, और बदलाव के बावजूद दोनों प्रीलिम्स और मेंस में की तैयारी में कैसे सामंजस्य बिठाना है, ये सब बातें आपके एग्ज़ाम की शुरुआत करने से पहले की हैं, जिन पर आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आपने इन बातों पर विचार किए बिना अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी गलत दिशा में जा सकती है, जिसके परिणाम आगे चलकर आपको भुगतने होंगे। तो केवल प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के बारे में जान लेना कुछ इस तरीके से जैसे किसी ने आपको बता दिया कि यह आपको किसी ने बताया कि देखिए, आप इमेजिन कीजिए, यह हार्ट है, यह ब्रेन है और यह किडनी है। तो क्या आप केवल हार्ट, ब्रेन और किडनी आपको दिखा दिए जाएं, तो क्या आप आइडिया लगा लेंगे ये हार्ट, ब्रेन और किडनी कौन से जानवर का है, इंसान का है या किसी दूसरे जानवर का है? तो आपको
केवल उसके हार्ट, ब्रेन और किडनी नहीं जानना है, आपको उसको संपूर्णता में देखना है। संपूर्णता में देखने के लिए आपको इस एग्ज़ाम की पूरी नॉलेज देने के लिए यह किताब लिखी गई है। इस किताब में हमने कोशिश करी है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दायरे में नहीं आते, वो जनरल सवाल होते हैं, या ये कह लीजिए कि वह हर सब्जेक्ट के दायरे में आते हैं। तो ऐसे सेक्शंस की तैयारी कैसे की जाए, इसकी भी चर्चा हमने इस किताब में करी है। यह किताब लिखते वक्त हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि चाहे आप एक फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी तक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू भी नहीं करी है, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हैं, या फिर आप इस एग्ज़ाम के आखिरी चरण पर खड़े हैं, आपने प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर कर लिया और अब आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो भी आपके लिए कौन कौन से विषय विचारणीय हैं, किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, हमने हर चरण, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्लस इस बात का भी ध्यान रखा है कि चाहे आप वर्किंग है, आप नॉन वर्किंग है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी लोकेशन क्या है, हर तरीके से ध्यान में रखते हुए स्पेशली एक एक इशू को हमने डील किया है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और फाइनली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किताब को लिखने का यही है कि हर कैंडिडेट इस किताब से सही जानकारी पाकर सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। हमारा अगला सेक्शन है राइट स्टार्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडलाइंस। राइट स्टार्ट माने सही शुरुआत। हमारे पिछले वीडियो से भी आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे बड़ी संकीर्ण अप्रोच के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई उनको समझाने की कोशिश भी नहीं करता। बच्चा जानना भी चाहता है तो उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते, बस ये कहकर छोड़ दिया जाता है पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स क्लियर होगा तो देखा जाएगा। तो शुरुआत में ही सभी चरणों के कम से कम नियमों को जान लेना तो ज़रूरी है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस के लिए तैयारी कैसे करेंगे, कम से कम ये जान लेना तो ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए आज अगर कुछ कर सकते हैं तो हम वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन से कार्य कर सकते हैं, ये जान लेना ज़रूरी है। तो इसलिए शुरुआत सही आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर शुरुआत सही नहीं होगी तो जो एक तीनों चरणों में एक सामंजस्य बिठाना है, जिसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा और आपका जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो कार्य आप कम मेहनत में कर सकते थे, उसके लिए अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो केवल अगर आप इसके नेचर को, इस एग्ज़ाम के कैरेक्टर को समझने के लिए थोड़ी मेहनत आज कर लेंगे, ये किताब पढ़ लेंगे या हमारे ये वीडियोस देख लेंगे,
तो आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम के कैरेक्टर के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, यह हम आपको एश्योर करते हैं। हमने अपनी किताब में यह भी समझाने की कोशिश की है किस प्रकार स्ट्रेटजी फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम और स्ट्रेटजी ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम में फ़र्क है। माने सिविल सर्विस एग्ज़ाम की रणनीति क्या होगी और सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए रणनीति क्या होगी, इसमें फ़र्क है। जो स्ट्रेटजी फॉर की अगर हम बात करते हैं या फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए रणनीति हमारी क्या होगी, वो व्यक्तिगत होती है, क्योंकि हर कैंडिडेट की सिचुएशन, उसकी परिस्थिति अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपका एजुकेशन लेवल अलग है, आपका लोकेशन अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। सो उसके अनुसार, आपके अनुसार आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी क्या होगी, जिसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड अप्रोच, तो वह एक बात होती है। और दूसरी जो बात होती है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की एक रणनीति क्या होगी, तो वह रणनीति कौन देगा। क्योंकि देखिए, अगर आज आप बात करें, आपके सामने जो ऑप्शन है पर्सनलाइज्ड कोचिंग आज तो अवेलेबल होने लगी है, ऑनलाइन जब से आ गया है 1-to-1 कोचिंग, तो आज आपके सामने पर्सनलाइज्ड कोचिंग का ऑप्शन है। फिर भी उस ऑप्शन को बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स कोचिंग सेंटर में जाते हैं, स्कूल के बच्चों की तरह बैठते हैं, कॉलेज 100 का बैच, 200 स्टूडेंट्स का बैच, और बस सामने कोचिंग सेंटर ने डायरेक्शंस देने शुरू किए। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम की रणनीति की बात करें तो वह रणनीति होती है जो आपका कोचिंग सेंटर डिसाइड कर देता है। लेकिन हमने आपको यह बताने की इस किताब में बताया है आपको कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की रणनीति कोई नहीं डिसाइड कर सकता सिवाय यूपीएससी के, संघ लोक सेवा आयोग के। सो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की रणनीति यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वह इस किताब का मुख्य केंद्र बिंदु है, फोकस है। हमने वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करा है सिविल सर्विस एग्ज़ाम की गाइडलाइंस जो यूपीएससी के द्वारा दी गई है, उन गाइडलाइंस। इसके बाद हमारा सेक्शन है 360 डिग्री प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो अगर मैं आपको ग्राफ के जरिए, पाई चार्ट के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं, जो पाई चार्ट आपको हमारी किताब में मिलेगा, तो अभी मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा कि एग्ज़ाम की तैयारी में आपको किन किन बातों पे फोकस रखना है, आपकी तैयारी के डायमेंशंस क्या क्या होंगे, और बाद में अपने अनुभव के अनुसार जो मैंने उनका एक परसेंटेज बनाया है, वह परसेंटेज बहुत आपको समझने में मदद करेगा। तो पहले जनरल बात करते हैं क्राइटेरिया की, जो आपको इस तैयारी में काम आएंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू सीएससी सिलेबस। अभी ये भी ज़रूरी है, सब्जेक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस एग्ज़ाम सिलेबस। पिछले वीडियो में भी समझाया था कि
जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको ऐसे टीचर्स चाहिए जिन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करी हो और उनके वो सब्जेक्ट्स रहे हों, उन सब्जेक्ट्स में उन्होंने कुछ स्कोर किया हो। वह टीचर आपके लिए बेटर हैं बजाय इसके कि आपने देखा कि अच्छा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो हमने जनरल ज्योग्राफी के जो टीचर हैं उनसे अपना ज्योग्राफी पढ़ ली, या कोई पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं उनसे पॉलिटी पढ़ ली, कोई हिस्ट्री के टीचर हैं उनसे हिस्ट्री पढ़ लिया। सो ये अप्रोच गलत है। जहाँ पर जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो आपको मिलनी चाहिए। दूसरा जो सेक्शन है वो है सब्जेक्ट नॉलेज ही उसको कहा जाएगा, लेकिन इसमें आता है आपका करंट अफेयर्स फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। यहाँ पर भी मैं दोबारा से शब्दों पर जोर देना चाहूँगा, करंट अफेयर्स फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। मार्केट में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत सी मैगजीन्स अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि कौन सी मैगजीन सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। उन्हें लगा करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं तो करंट अफेयर्स की कोई भी मोस्ट पॉपुलर उन्होंने मैगज़ीन उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। तो कृपया ऐसी गलती ना करें। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए कुछ खास मैगज़ीन्स हैं, ऑनलाइन भी मटेरियल अवेलेबल है। हमारी तरफ से भी करंट अफेयर्स को लेकर एक टेस्ट सीरीज चलती है। आप हमारे फेसबुक पेज नितिन राजपूत IAS पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट भी मिलेंगे और जो हम टेस्ट आपके लिए बनाते हैं वो बनाते हैं PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, ये न्यूज़पेपर इनके खुद के भी रिपोर्टिंग होती है ओरिजिनल, लेकिन उसके बावजूद जो ऑफिशियल जानकारी है, ऑफिशियल सरकार से जो जानकारी होती है, ये आपको सरकार द्वारा एक वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ से मिलती है। तो हम जो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं वो डायरेक्टली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, माने जो आपको आपकी जो केंद्र सरकार जो न्यूज़ ओरिजिनल न्यूज़ देती है, वहाँ से हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। न्यूज़पेपर कहने को न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ देते हैं, लेकिन वो न्यूज़ के साथ अपना व्यूज़ बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। तो इस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है और इसी नैरेटिव के चलते स्टूडेंट्स को बड़ी समस्या आती है दूसरा पक्ष देखने में। केवल एक ही पक्ष देखकर रह जाते हैं जो उनको न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें अगर आप उसको फॉलो करेंगे और तो हम आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आप खुद जाकर नहीं वहाँ से कर पाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ के अलावा करंट अफेयर्स के स्पेशल नोट्स भी देंगे, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट पर जाकर वहाँ से बेस्ट ऑफ द न्यूज़ निकाल कर लाना, उसके लिए एक स्किल चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। सिविल सर्विस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है,
वो एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। सो बाकी जो भी मैगज़ीन्स होती हैं, कई मैगज़ीन्स तो देखा है इतना भी वर्कआउट नहीं करते कि ओरिजिनल सोर्स पर जाकर वहाँ से न्यूज़ लेकर आएँ। वो केवल न्यूज़पेपर पर आधारित होकर अपनी न्यूज़ बना लेते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है, एग्जैक्ट कंटेंट जो सरकार ने दिया है, वो डेटा आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मिलता है और एग्ज़ाम में आपको उसी डेटा को पेश करना चाहिए। सो सब्जेक्ट नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज में सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो एक सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया जाता है, उसमें करंट अफेयर्स की बात भी हो। सिलेबस की हम बात करें माने आपके जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ऐसे ये सब सब्जेक्ट जो नोटिफिकेशन में आपको दिए गए हैं, प्लस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो आपको नोटिफिकेशन को देखना है और वहाँ से उसकी तैयारी करनी है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। उस करंट अफेयर्स की तैयारी करते वक्त आपको मेजर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसका अभी हमने आपके साथ उसकी चर्चा करी। इसके बाद देखिए, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए तो यहीं पर उनकी तैयारी, उनके क्राइटेरिया ख़त्म हो जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है एप्लीकेशन ऑफ यूपीएससी गाइडलाइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन सब्जेक्ट नॉलेज। आपने सिलेबस देखा, कोई सेक्शन टॉपिक देखा, वह टॉपिक देखकर आपने उसका सोर्स भी पता लगा लिया, चाहे इंटरनेट से आपने उसका सोर्स पता लगाया, चाहे आपको उसके लिए कोई नोट्स या कोई बुक मिल गई। इतना काफ़ी नहीं है। आपको उस टॉपिक की जब स्टडी करनी है तो आपको यूपीएससी गाइडलाइंस को अप्लाई करना पड़ेगा। इनको कहते हैं पर्सपेक्टिव्स, नज़रिया। एक आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, उसके प्रति दृष्टिकोण क्या रखना है, यह आपको यूपीएससी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अपना दृष्टिकोण रखना है। जब आपको यूपीएससी की गाइडलाइंस की खुद समझ आ जाएगी तो आप इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तब आपको किसी दूसरे सोर्स, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे राइटर हो, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल इंफॉर्मेशन चाहिए और उसके प्रति उसका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो आप खुद डेवलप कर सकते हैं। डेफिनेटली नज़रिया एक चीज़ है और उसके साथ साथ उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको करनी पड़ेगी। पिछली वीडियो में डायलेक्टिकल प्रोसेस आपके साथ डिस्कस किया गया था, तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस किसी टॉपिक की आपको करनी पड़ेगी यूपीएससी गाइडलाइंस की डायरेक्शंस के अनुसार। तब जाकर आपकी ये जो सब्जेक्ट नॉलेज की तैयारी पूरी होती है। इसके अलावा आपको रिसर्च भी करनी पड़ती है। आज आपके लिए काफ़ी सुविधा है इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। अगर आपको लगता है कहीं पर नॉलेज में गैप आ रहा है तो आप इंटरनेट पर जाकर आप वो नॉलेज ले सकते हैं। इसको रिसर्च बोलते हैं। गूगल ने यह काम आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। पहले लोगों को लाइब्रेरीज जाना होता था, बड़े परेशान होते थे, और लेकिन आज के युग में, डिजिटल युग में, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं।
सो ये रिसर्च वाला काम भी, अपने नॉलेज में जो गैप्स आ रहे हैं, कहीं पर आपको लगता है कि नॉलेज मिली लेकिन आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरी चीज़ों से ओवरऑल, या आज तक की आपकी जो मान्यता थी उसमें और सामने जो नॉलेज आपकी आ गई उसमें कुछ मतभेद हो रहा है, उसको दूर करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। यह भी आपकी तैयारी का हिस्सा है। आप ऐसे सिंपल नोट्स अपने सामने अरेंज कर लिए, बुक्स अरेंज कर लिए, और इसका केवल आप सोचते हैं कि हम इसको याद कर लेंगे, इनका रट्टा लगा लेंगे, तो ये अप्रोच सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम 360 डिग्री प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, माने आपकी पूरी तैयारी की बात कर रहे हैं, आपकी कहीं कमी ना रह जाए। तो इसके लिए आपको आपकी तैयारी में अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मतलब अपने चरित्र के निर्माण के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, जिसमें आपका करियर प्रोग्रेस भी आता है। देखिए, अगर आप पहले से सक्षम हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस किसी दूसरे इवेंट में सफलता पाने के और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी मान लीजिए आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और आपने वहां तक पहुंचने से पहले अपने आप को प्रूव किया हुआ है, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। शॉर्टकट मत अपनाइए, एक्सेप्शंस की तरफ मत देखिए। जब हम यंग होते हैं तो हम एक्सेप्शंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो 1000 कैंडिडेट्स में से मान लीजिए 10 या 20 कैंडिडेट्स जो आ, आ, कोई ख़ास इस तरीके से सामने तो नहीं आता है लेकिन डेटा, लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं जिन्होंने अभी ना पहले नौकरी करी, फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट्स थे और उनका सिलेक्शन हो गया। वेरी वेल। कुछ उनमें दूसरी तरीके की क्षमताएं रही होंगी जिनको देखकर बोर्ड को लगा कि यह कैंडिडेट डिज़र्व करता है इतनी कम उम्र में भी आईएएस बनने के लिए, तो ऐसा हो जाता है। तो लेकिन पहली बात तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उस कैंडिडेट में खास रहा होगा। उनके नज़रिए, उनके अचीवमेंट्स आज तक स्कूल लेवल पर। सो आपको अगर आपने ऐसे ही किसी व्यक्ति को इंस्पिरेशन माना हुआ है तो कम से कम उस एंगल पे काम करना शुरू कर दीजिए। फिर भी हम कहेंगे कि इस एग्ज़ाम आप एक मैच्योर अप्रोच अपनाइए। मेजॉरिटी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन तभी होता है जब वह अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। और प्लस अपनी लाइफ को भी स्मूथ चलाने के लिए आप, यह ज़रूरी है कि साइड बाय साइड आप अपने करियर की तरफ भी फोकस रखें, ताकि आप लाइफ में कभी ऐसी परिस्थिति में ना आए कि आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के चलते आपने बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को सेक्रीफाइस किया, अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया, और फिर अगर यहाँ भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त आपका ये वीडियो यहाँ तक आने का आप इसीलिए आए हैं सुनने के लिए कि आपको आईएएस बनना है। ये बात भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अपने करियर को लेकर भी सजग हैं, एग्जामिनर को दिखाई देता है आपके रिकॉर्ड से कि
यह व्यक्ति को मालूम है इसे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वह एक अच्छा इम्प्रेशन डालता है। यह बात एग्जामिनर्स को अच्छी लगती है, उन्हें लगता है कैंडिडेट को नॉलेज है, लाइफ की नॉलेज है, एक मैच्योर कैंडिडेट है। सो आपकी पूर्ण सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट और करियर प्रोग्रेस को भी ध्यान में रखें और उसको इग्नोर ना करें। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि आपने कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए डिसाइड कर लिया, तो क्या मार्केट में इतने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, इतने पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज चलते हैं, कहीं भी चले जाएंगे? नहीं। अगेन आपको उसको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ अलाइन करना है। सो अगर आप हमारी ये किताब को पढ़ते हैं, आप काफ़ी हद तक सक्षम हो जाएंगे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। आप खुद ही फैसले कर सकते हैं और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप एडवांस हेल्प चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिनको सिविल सर्विस एग्ज़ाम का अनुभव हो। किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से आप जुड़िए, वहाँ से उन टीचर से राय लीजिए इस डायमेंशन पर। यह कोई मुश्किल बात नहीं है, केवल हम कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते, उसके कारण एक मिसमैच हो जाता है। जो काम आसानी से हो सकता था, आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन और आपके करियर ग्रोथ का जो एक इंटीग्रेशन हो सकता था, अगर वो नहीं हो तो डेफिनेटली आपका समय, मनी, टाइम, एनर्जी, ये तीनों थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इसमें लगाने पड़ेंगे। और शुरू में ही आप पूर्णतः इस एग्ज़ाम को देखना चाहते हैं तो फिर आपका समय, आपका पैसा और आपका शक्ति, ये आपको उसमें कम लगाना पड़ेगा और आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में बात करते हैं, पूर्ण रणनीति के बारे में या फिर 360 डिग्री प्रिपरेशन के बारे में, तो आपको इन सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया को अगर हम प्रतिशत में देखना चाहें तो वो प्रतिशत में कितना होगा? प्रतिशत में अगर हम देखना चाहें तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उससे जो आप सब्जेक्ट नॉलेज लेंगे, लोगों को लगता है, कई लोगों को, कि यही 100% है। जब आप सारे फैक्टर्स को देखते हैं तो ये 100% नहीं है। 100%, हाँ, ये आप केवल इसकी बात करते हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की, मैथमेटिक्स में थोड़े भी समझदार हैं तो ये 100% भी है, लेकिन 100% टोटल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो किसी की मदद लीजिए, जो बात हमने अभी कही उसको समझने के लिए। सो 39% जो है, मैं इसको देना चाहूँगा सब्जेक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू सीएससी सिलेबस को। 10% आपका 39%, अगर हम इसी को आधार मान लें कि जो आपने डिसाइड किया कि ये मेरे सोर्सेज हैं, आपने सिलेबस देखा, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने जो नोट्स अपने अरेंज किए एंड ऑल, सो वो आपने जो मान लिया था कि ये मेरी टोटल प्रिपरेशन है, ठीक है, वो उस तरीके से अगर वो 100% है तो उसको बेस मानते हुए टोटल प्रिपरेशन में वह बन जाएगा 39%। तो अब बाकी चीज़ें इसके रिलेटिवली आप देख लीजिएगा। 10% हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स,
उसके बाद 25% एफर्ट जो आपका लगेगा वो एप्लीकेशन ऑफ यूपीएससी गाइडलाइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन सब्जेक्ट नॉलेज। माने यूपीएससी ने जो गाइडलाइंस दी हैं और जो आप क्रिटिकल थिंकिंग जो आपको करनी पड़ेगी, केवल देखिए याद करने से नहीं होगा, अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। साधारण शब्दों में क्रिटिकल थिंकिंग माने उस पर अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरे के व्यूज लेने से काम नहीं चलेगा, अपनी खुद के व्यूज आपको बनाने पड़ेंगे, उसमें एफर्ट लगता है। तो यूपीएससी की गाइडलाइंस का एप्लीकेशन प्लस आपको क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका और 25% एफर्ट लगेगा। 5% आपका ये रिसर्च में जाएगा। ये का अभी इंटरनेट ने इसका परसेंटेज कम कर दिया है, आपके लिए बहुत आसान हो गया है। पहले के टाइम अगर होता जब व्यक्ति को लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, तब अभी भी कुछ लोगों को लाइब्रेरीज का काफ़ी शौक है। मैं उनको पहले ही बता दूं, इतना लाइब्रेरीज पढ़ने के लिए सही हैं, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम केवल नॉलेज पर ही आधारित होता तो इसका सिलेबस आपके लिए महासागर बन जाएगा। कोशिश कीजिए इस एग्ज़ाम को पर्सपेक्टिव्स पर बेस करने के लिए, नज़रियों पर, दृष्टिकोण पर आधारित करने के लिए। अगर इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी कंसाइज हो जाएगा आपका सिलेबस, और वो पर्सपेक्टिव्स आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। किताबों का मोह त्याग दीजिए। आज तक की आपकी क्योंकि प्रिपरेशन इस तरीके से हुई है, तो बुक्स का आपका लगाव बुक्स के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। उसको अभी से उस अप्रोच को कम कर दीजिए। नॉलेज लीजिए, नॉलेज अवेलेबल है। डेफिनेटली बेसिक बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो बेसिक बुक्स के बारे में पहले भी बताया था। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ चलती है, वो टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, यूट्यूब पर नितिन राजपूत IAS टाइप करेंगे या फेसबुक पर, तो आपको टेस्ट हमारे मिल जाएंगे। तो वो टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्स मेंशन रहता है। और हमने आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ बनाई है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है। कंसाइज करते हुए आपको एक राइट लाइन में हमने इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 सेक्शन करंट अफेयर्स में ही इंटीग्रेट करके आप इंटीग्रेट किए हुए हैं, ताकि आप कम से कम एफर्ट से इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। और लेकिन इन एग्ज़ाम्स, इन सब्जेक्ट्स को लेकर भी जो बेसिक सोर्सेज हैं वो आप हमसे पता कर सकते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पर, वो हम आपको बता देंगे। ओके, या वीडियो देखते रहिए, डेफिनेटली आगे हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पूछते हैं कि हमें बुक बता दीजिए, तो बुक कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। एक वीडियो आपको आगे मिलेगा जिसमें मैं आपको सारी बुक्स बताता हूँ। बुक्स, अगर ये एग्ज़ाम केवल बुक्स पढ़ने से या नोट्स पढ़ने से निकलता तो बात ही क्या थी। तो फिर आप टॉपर्स के नोट्स या जो भी आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके किसी के नोट्स अरेंज कर लीजिए और आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो केवल आपको नॉलेज देंगे, पर्सपेक्टिव्स नहीं मिलेंगे। पर्सपेक्टिव्स तो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी पड़ती है। और उसके लिए वो क्रिटिकल थिंकिंग या तो आप उसको खुद अपना समय दीजिए, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत गहन अध्ययन वाली बात है, बहुत सारे सब्जेक्ट दिशाहीन होकर तैयारी करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसीलिए आपको अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो वापस आते हैं अपने इस पॉइंट पर, अपने पाई चार्ट पर। तो हम आपको प्रतिशत बता रहे थे, तो 5% आपका रिसर्च में चला जाएगा, और फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग करियर प्रोग्रेस, माने आपके अपने चरित्र निर्माण पर फोकस कीजिए, साथ साथ अपना जो करियर को लेकर आप एक विजन अभी से बना लीजिए, एक दृष्टिकोण। करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये करियर काउंसलिंग भी
हम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सो यह बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है, आपकी एक राह आपने अभी तक डिसाइड नहीं की है, तो यह एक समस्या है। यह अ, अ, इस बात को भी दर्शाती है कि आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं है और आपने अपने जीवन में सही निर्णय नहीं लिए, सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए। सो अपने चरित्र निर्माण और करियर प्रोग्रेस का ये जो परसेंटेज आएगा आपका 14%, उसके साथ साथ आपका 7% एफर्ट जाएगा एप्लीकेशन ऑफ यूपीएससी गाइडलाइंस इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। माने कैरेक्टर डेवलपमेंट तो आपने सोच लिया, लेकिन उसको यूपीएससी गाइडलाइंस के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, इसमें भी आपका एफर्ट जाता है। उसके लिए भी ट्रेनिंग लगती है, या अपना ये इस बुक से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट, अपने करियर प्रोग्रेस को इंटीग्रेट करना है यूपीएससी डिमांड्स के साथ। अब सबसे बड़ी बात, जब आप 360 डिग्री देखते हैं, माने पाई चार्ट को 100% में देखते हैं, तो जो आप लोग कैंडिडेट्स शुरुआत में सवाल पूछते हैं सब्जेक्ट के बारे में, बुक्स के बारे में, अगर आप जब इन परसेंटेज 39% सब्जेक्ट नॉलेज सीएससी सिलेबस, 10% आपका करंट अफेयर्स, ये बनता है 49%। इसके बाद आप बाकी क्राइटेरिया का जब टोटल करते हैं वो बनता है 51%। माने यह एक अप्लाइड एग्जाम है। जितनी भी मेहनत आपने वो बुक्स से जो ज्ञान लेने में करी है, उससे ज़्यादा मेहनत, अगर वो 49% है तो 51% आपको अप्लाइड नॉलेज में के लिए करनी पड़ेगी। सो इस एग्ज़ाम को बुकिश अप्रोच के साथ लेकर चलना बिल्कुल सही नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये बातें कोई नई नहीं है। यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स से जो मार्गदर्शन मिलता है, वो बड़ा जो अनुभव मिल जाता है, वो बहुत काम आता है। तो हम जानते हैं इस बात को। बहुत से कैंडिडेट्स के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं। केवल बात एजुकेशन की नहीं, आपके पेरेंट्स एजुकेटेड भी हैं लेकिन बिजनेस फील्ड में, तो भी नज़रिया बदल जाता है चीज़ों को देखने का। आपके पेरेंट्स सर्विस में हैं तो एक अलग नज़रिया है, उसी हिसाब से कैंडिडेट्स भी का भी नज़रिया होता है। डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स हियर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये बात मुझे बार बार रिपीट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि this human mind is very doubtful in nature. The subconscious mind would always create the challenge for you. So आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। इसका टाइटल है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम और हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ करियर इन सिविल सर्विसेज। दो सवाल हैं कि हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, या हम सिविल सर्विसेज में करियर बनाने के लिए तैयारी कैसे करें, लोक सेवा में करियर बनाने के लिए कैसे तैयारी करें। देखिए, सही जवाब हमें तभी मिलेंगे जब हम सवाल सही पूछेंगे। कैंडिडेट्स का सवाल यही होता है कि हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। उनका सवाल यह नहीं होता है कि हम लोक सेवा में जाने के लिए, लोक सेवा में अपना करियर बनाने के लिए तैयारी कैसे करें। अब जब आपका सवाल है कि हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहली बात, आप उसको केवल एक एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं। आप उसको
जो जॉब है, जॉब के साथ जो एसोसिएटेड उसकी डिमांड्स हैं, जो उसके चैलेंजेस हैं, उसको नहीं देख रहे हैं। आप देखना ही नहीं चाहते आगे, आप केवल एग्ज़ाम को देखना चाहते हैं। और उससे भी बढ़कर सोच, जहाँ कैंडिडेट्स अपनी छोटी कर लेते हैं, आप ना इंटरव्यू देखना चाहते, आप मेंस देखना, आप केवल प्रीलिम्स देखना चाहते हैं। जैसा हमने पहले भी बोला, यह किताब का उद्देश्य यही है कि हम आपको एग्ज़ाम का संपूर्ण चरित्र दिखाएं और आपको उस फ्रीक्वेंसी में रखें। तो इसलिए अपने आप से अब आप सवाल यह कीजिएगा कि सिविल सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विस, डेफिनेटली उसमें यूनियन ऐड कर दीजिए। अगर उसमें यूनियन डालेंगे तो यूनियन के अकॉर्डिंग सोचने लगेंगे, स्टेट सिविल सर्विस डालेंगे तो स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी अप्रोच बन जाएगी। सो यूनियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में करियर बनाने के लिए उसकी तैयारी मैं कैसे करूं? जब आप अपने आप से यह सवाल भी करते हैं तो आप डिमांड ऑफ द जॉब, एग्ज़ाम को, नौकरी में कल को जो आपके साथ जो उनकी डिमांड्स है, देखिए, क्योंकि जो जो आपका आपके इवेल्युएटर्स होंगे मेंस रिटन स्टेज में, जो आपका जब आंसर चेक कर रहे हैं, वो वहाँ पर आपका ज्ञान चेक नहीं कर रहे हैं, आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं। नॉलेज चेक हो गई प्रीलिम्स में, वह आपकी नॉलेज इस पर्सपेक्टिव से चेक करेंगे कि कल को यह व्यक्ति जब लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट बन जाता है, तो लोक सेवा में यह व्यक्ति कितना कामयाब होगा। सो और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पर भी उनका यही क्राइटेरिया है आपको इवेलुएट करने का कि क्या यह व्यक्ति लोक सेवा में जाने के योग्य है। और केवल देखिए, एक और आपको बात बताएं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हायरिंग करती है तो वह केवल ये नहीं चाहती कि हमने हायरिंग करी और ये व्यक्ति जो है अगले 5-10 साल में जो है इस नौकरी को छोड़ दे। बहुत से कैंडिडेट्स में देखा गया है, उनकी अप्रोच होती है कि हमें तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना और उसके बाद हमारी प्लानिंग है, राजनीति में जाएंगे, 5-10 साल नौकरी करेंगे, इसको छोड़ देंगे। देखिए, जैसी आपकी सोच होती है उसी अनुसार आप कार्य करते हैं, और कार्य बिल्कुल दिखाई देते हैं रिटन फॉर्म में। आपसे आपका ब्यौरा रिटन में ले लिया जाता है और उसी को ही फिर आपके इंटरव्यू में आप बैठे ही हैं आप अपनी बात करने के लिए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन जब हायरिंग करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन यह हायरिंग इस तरीके से करना चाहती है कि इस व्यक्ति को जब हम हायर कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग पर हम इतना खर्चा करेंगे, इनको वो नॉलेज देंगे, सब कुछ इनके ऊपर इतना समय, शक्ति, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो यह व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट बनना चाहिए और यह व्यक्ति अपना जीवन इस ऑर्गेनाइजेशन को देकर जाए और इस ऑर्गेनाइजेशन को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। यही अप्रोच यूपीएससी की भी है। अगर आप अपने अंदर से, अपने मन से कुछ दूसरी धारणाएं बनाए बैठे हैं, तो वो धारणाओं को भी आप ठीक कीजिए। यह सब मनोवैज्ञानिक बातें हैं, यह सब टेस्ट हो जाती हैं, मेंस में भी टेस्ट हो जाती हैं, इंटरव्यू में भी टेस्ट हो जाती हैं। इसीलिए अपने आप से आपको सही सवाल करना ज़रूरी है। अब ये सवाल मत कीजिएगा कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अब आप अपने से ये सवाल कीजिएगा कि इस लोक सेवा में करियर बनाने के लिए मैं तैयारी कैसे करूं। हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर करियर इन सिविल सर्विसेज। तो आज की अपनी इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले
वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम। मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त स्टूडेंट्स जो सबसे महत्वपूर्ण गलतियाँ करते हैं उनके बारे में। धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आज का जो समय है कोविड जिस हिसाब से फैल रहा है, कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और सेहत की भी जब बात आती है तो यह केवल एक फिज़िकल अप्रोच नहीं है, सेहत भी मनोवैज्ञानिक है। और हर दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और फिज़िकल दृष्टिकोण से भी अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। धन्यवाद।